तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्री, और मैं इसके अंदर आप लोगों को पॉइंट, लाइन, ये चीज़ें नहीं बताने वाला। अभी हम वही चीज़ पढ़ रहे हैं जो हमारे पास में काम की चीज़ें हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हमारे पास में एंगल, कोणों की अगर बात की जाती है तो हमारे पास में एक होता है आपका एक्यूट कोण, न्यून कोण होता है, राइट एंगल कोण होता है आपके पास में, यानी समकोण होता है, एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है, अधिक कोण, एक आपका स्ट्रेट एंगल, ऋजु कोण होता है, रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण होता है, और एक होता है आपका कंप्लीट एंगल जो संपूर्ण कोण होता है। तो अगर हम यहाँ न्यून कोण की बात करें तो न्यून कोण क्या होता है उस बात को समझते हैं। न्यून कोण से पहले हम समकोण को समझो। समकोण क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन होती है ये, तो यहाँ पर ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो ये बात ध्यान रखना, समकोण हमेशा कितने डिग्री का होता है भाई? 90 डिग्री का होता है। अब अगर हम अक्यूट एंगल की बात करें, न्यून कोण की बात करें, तो वो 90 डिग्री से छोटा होता है। यानी कि अगर कोई हमसे पूछेगा कि भाई अक्यूट एंगल क्या होता है, तो ये तो 90 डिग्री का हो गया आपका कोण, और इससे छोटा ये वाला जो कोण है आपका, ये है आपका न्यून कोण। यानी कि जो 90 डिग्री से छोटा है वो आपका न्यून कोण है। और अगर अधिक कोण की बात करें तो वो 90 डिग्री से बड़ा होता है। यानी कि ये अगर समकोण है आपका, तो आपका जो अधिक कोण होगा वो ये वाला होगा, ये जो है आपका अधिक कोण है। और ऋजु कोण की अगर हम बात करें तो ऋजु कोण आपका एक सरल रेखा होती है, और एक कोई भी सरल रेखा जो होती है, और उसका यहाँ अगर हम पॉइंट लगा दें, और इस कोण की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है? ऋजु कोण सरल कोण होता है जिसका माप होता है 180 डिग्री। यानी कि ये 180 डिग्री का कोण होता है आपका ऋजु कोण, या इसको हम सरल कोण भी कहते हैं। हम रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती कोण की बात करें तो इसके बारे में एक चीज़ ध्यान रखना कि दो समकोण से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 180 से तो बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। अगर ये 180 वाली लाइन है आपकी, यानी कि ये 180 डिग्री का कोण है, तो हमारे पास में जो रिफ्लेक्स एंगल यानी कि प्रतिवर्ती कोण ये वाला होगा। यानी कि ये आपका जो कोण है वो प्रतिवर्ती कोण है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये जो प्रतिवर्ती कोण है वो आपका 360 डिग्री से तो छोटा होगा, और 180 डिग्री से बड़ा होगा। और अगर हम कंप्लीट संपूर्ण एंगल की बात कहें तो 360 डिग्री के कोण को ही हम क्या कहते हैं? संपूर्ण या कंप्लीट एंगल कहते हैं। यानी कि आपका ये कोण जो होता है वो इस तरीके से होगा, यानी कि ये पूरा 0 से स्टार्ट हुआ और यहीं पे आपका 360 डिग्री भी होता है। यानी कि एक चक्कर अगर वो लगा गया यहाँ पर उस बिंदु पे, इस बिंदु से अगर एक चक्कर लग गया पूरा उस रेखा का, तो वो कैसा एंगल हो जाएगा आपका? 360 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो हम और कुछ कोणों के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण। इसका मतलब होता है कि दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। यानी कोई कोण ए है और कोण बी है, और ये कैपिटल में लिख लो, जो बराबर कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। ऐसे ही हमारे पास में सप्लीमेंट्री एंगल है। इसका मतलब है दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। यानी कि दो कोण जिनका योग 180 डिग्री, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर आपका 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल या आसन कोण क्या होता है? जिसका एक शीर्ष कॉमन होता है और एक भुजा उभयनिष्ठ होती है।
यानी कि हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि यानी कि यहाँ पर एक बिंदु है, तो यहाँ से एक ये रेखा गई, एक यहाँ से ये रेखा और एक यहाँ से ये रेखा। तो इसके अंदर जैसे हम इसको ओ नाम दे देते हैं, ये ए है आपका, ये बी है और ये आपका सी है। तो इस आकृति के अंदर आपका ये वाला शीर्ष है, ये तो कॉमन है, और ये भुजा इन दोनों के लिए उभयनिष्ठ है। तो हम यहाँ पर जो आसन कोण वाली बात कर रहे हैं, यानी कि ये अगर इसको हम कोण 1 नाम दे दें और इसको कोण 2, तो ये दोनों के दोनों कोण आपस में कैसे कोण कहलाएंगे? आसन कोण कहलाएंगे, या हम इनको उभयनिष्ठ भी कह सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास में लीनियर पेयर एंगल होता है, यानी कि रेखिक युग्म समीकरण, यानी कि एक सरल रेखा आपका, यानी कि ये जो 180 डिग्री का कोण है, ये एक सरल रेखा, और इस पे कोई एक लाइन खींची गई और यहाँ पर आपके दो कोण बन गए, यानी कि यहाँ ये कोण 1 बन गया आपका और ये कोण 2 बन गया। तो रेखिक युग्म समीकरण की एक सबसे खास बात ये होती है कि उन दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा और वो एक ही रेखा पर बने होंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कोण 1 और कोण 2 जो बराबर होगा 180 डिग्री पे। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? रेखिक युग्म कोण कहते हैं। ऐसा ही हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण क्या कहलाता है? यानी कि दो लाइनें हैं वो आपस में इस तरीके से प्रतिच्छेदित कर रही हैं। और यहाँ इसका हम इसको नाम दे देते हैं O, ये A है आपका, ये B, ये C और ये आपका D है। शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या कहलाता है इसका? यानी कि अब अगर हम देखें, अगर इस वाले पार्ट को हम यहाँ से इसको सेपरेट करें या इसको सेपरेट कर दें, तो ये वाला जो पॉइंट यानी कि ये जो शीर्ष है वो इसके लिए भी कॉमन है और वो इसके लिए भी कॉमन है। ऐसे ही यहाँ पे होगा। अगर ऊपर वाले पार्ट की बात करें तो इस ऊपर वाले पार्ट और ये नीचे वाले पार्ट, इन दोनों के लिए ये वाला शीर्ष कॉमन है। इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये वाला कोण 1 और ये वाला कोण 2, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये आपका कोण 3 और ये वाला कोण आपका 4, ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो हम यहाँ से ये रिजल्ट कह सकते हैं कि कोण 1 जो बराबर होगा कोण 2 के, कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। कुछ कोणों के बारे में और जानकारी लेते हैं। जैसे कि दो पैरेलल लाइन है, समांतर रेखाएं हैं और उसके बीच में एक त्रियक रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है। तो यहाँ पर हमारे पास में काफ़ी सारे कोण हैं जो उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे अगर हम इनको नाम भी दे दें, ये आपका A है, ये B है, तो इसको C नाम दे दिया, ये आपका D, ये E हो गया, ये F। तो यहाँ पर आपके पास में जिस काफ़ी सारे कोण हैं, अगर इस कोण की अगर हम बात करें और इसको हम एक नाम दे देते हैं, ये वाला आपका 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ऐसे ही ये वाला आपका 5 है, ये 6 कोण, ये 7 और ये कोण 8। अभी इस तरीके की आकृति के अंदर हम पहले शीर्षाभिमुख कोण के बारे में हम चर्चा कर चुके। अगर हम शीर्षाभिमुख कोण के बारे में बात करें तो वो आपका कोण 1 जो बराबर होगा कोण 4 के, और ये आपस में कैसा कोण होगा? शीर्षाभिमुख कोण होगा।
तो जैसे कोण 1 और कोण 4 है जो आपस में कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख हैं, और ऐसे ही कोण 2 और कोण 3 आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। और अब अगर हम यहाँ पर एक एकांतर कोण की अगर बात करें, इसी को समझना सबसे आसान होता है कि एकांतर कोण की खासियत ये होती है कि वहां पर एक जेड की आकृति बनी हुई होती है। जैसे यहाँ पर ये जेड की एक आकृति बनी हुई है, ये वाली। तो यहाँ पर जो एकांतर कोण है वो कोण 3 जो बराबर होगा आपका कोण 6 के। ऐसे यहाँ पे और कोण भी जरूरी नहीं है इसी तरीके से जेड आकृति बने, ये जेड की आकृति इस तरीके से भी बन सकती है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि आपका कोण जो 4 है वो बराबर होगा कोण 5 के। यहाँ आपके एक संगत कोण भी होता है। तो आपके जो संगत कोण है, जैसे कोण 2 जो बराबर है कोण 6 के, तो ये आपस में कैसे कोण है, कोण 2 और 6 आपस में संगत कोण है। ऐसे ही हमारे पास में भी कह सकते हैं इसको कि कोण 1 है जो बराबर होगा कोण 5 के, यानी कि ये आपस में संगत कोण है। तो ये हमारे पास में कुछ और जैसे हमारे पास में कोण मिले, एकांतर कोण, संगत कोण, और जो बाकी कोण रह गए हैं वो हम क्वेश्चन जैसे जैसे करेंगे और वहाँ जैसे जैसे आएंगे मैं उनको समझाते जाऊँगा और उनके बारे में आप लोगों को ढंग से जानकारी देता रहूँगा। अब जो हम पढ़ेंगे, हम जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछे गए, रेलवे में भी, एसएससी के अंदर भी जो पूछे गए हैं उनको हम यहाँ थोड़ा सा समझेंगे और आगे फिर जितने भी नए क्वेश्चन होंगे उनको भी हम करने की कोशिश करेंगे।